स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स आरबीएसई बोर्ड के लिए और हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 4th। इकोनॉमिक्स के अंदर अभी हम मिक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। मिक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। इसमें हम कर रहे थे मांग की कीमत लोच मापने की विधियाँ। मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ कर रहे थे। इसके अंदर एक हमने विधि करी थी, कौन सी? सबसे पहले प्रतिशत विधि, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक विधि इसमें करी थी ज्योमिति विधि, है ना। ज्योमिति या फिर उसको बोल सकते हैं, लास्ट लेक्चर में यही किया था, बिंदु विधि, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं कुल व्यय विधि, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी कुल व्यय विधि। चलिए इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। हाँ जी, तो हमारी विधि है आज की मांग की कीमत लोच को मापने की विधि नंबर 3 है हमारी कुल व्यय विधि, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये क्या विधि क्या कहती है कि ये विधि कहती है कि कीमत का मतलब क्या होता है? प्राइस, पी लिख सकता हूँ। कीमत में परिवर्तन, किसमें? कीमत में परिवर्तन होने से, कीमत में परिवर्तन होने से पहले के कुल व्यय एवं कीमत में परिवर्तन, कीमत में ये गलत हो गया, कुछ नहीं, कीमत में परिवर्तन होने के बाद के कुल व्यय। इन दोनों की इस विधि में तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है। ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बस आगे अभी प्रैक्टिकल आ जाएगा, की जाती है। मैं समझाता हूँ जो मैंने ये क्या लिखा है। मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए ये कोई प्राइस है, ठीक है। और यहाँ अपन कर देते हैं ये प्राइस के चेंज होने से पहले, इस प्राइस के चेंज होने से पहले आपके कुल व्यय क्या थे? प्राइस के चेंज होने से पहले। और इस प्राइस जब चेंज हो गई या बढ़ गई या घट गई तो प्राइस चेंज होगी। तो प्राइस के चेंज होने के बाद आपके कुल व्यय क्या है? इन दोनों में तुलना की जाती है इस विधि के अंदर। किन दोनों में तुलना की जाती है? आपकी प्राइस चेंज होने से पहले आपके टोटल खर्चे कितने थे, और जब उस वस्तु की प्राइस में चेंज हो गया, अब आपकी उस वस्तु पे टोटल खर्चे कितने हैं, कुल व्यय कितने हैं। इन दोनों व्ययों की तुलना की जाती है इस विधि के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, एक बार डेफिनेशन में आपको वापस लिखाऊंगा ताकि अब आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो क्या लिखा? कौन सी विधि है अपनी? कुल व्यय विधि। बेटा ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, इसलिए मैं वापस लिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुल व्यय विधि क्या है कि कीमत में परिवर्तन, कीमत में क्या? परिवर्तन होने से पहले के कुल व्यय एवं
कीमत में परिवर्तन होने के बाद के कुल व्यय की तुलना इस विधि में की जाती है। यानी कि प्राइस में चेंज होने से पहले आपके टोटल खर्चे कितने थे, प्राइस बढ़ अब घट गई, प्राइस में चेंज हो गया, अब आपके टोटल खर्चे कितने हैं, इन दोनों की तुलना कुल व्यय विधि के अंदर की जाती है। जब तुलना करेंगे तो तीन चीज़ें सामने आ सकती है। पहला हो सकता है आपके प्राइस चेंज होने के बाद कुल व्यय क्या हो गए हो, बढ़ जाए, या फिर हो सकता है प्राइस चेंज होने के बाद आपके कुल व्यय क्या हो जाए, कुल व्यय आपके घट सकते हैं, है ना, घट जाए। या क्या हो सकता है, कुल व्यय जो है, कुल व्यय में कोई परिवर्तन हो ही नहीं, कुल व्यय में कोई परिवर्तन हो ही नहीं, मतलब पहले प्राइस चेंज होने कुल व्यय में कोई परिवर्तन हो ना हो, ठीक है। इसका मतलब हो गया जब प्राइस चेंज हुई थी उसके बाद के जो खर्चे थे वही प्राइस चेंज होने से पहले के खर्चे थे, है ना। तो ये तीन चीज़ें सामने निकल के आ सकती हैं। तो चलिए मैं इनको इरेज करता हूँ, या फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और इसके अंदर इसको प्रैक्टिकली अपन सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर तीन ईडी जो निकालेंगे, प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो अपन इसके अंदर निकालेंगे, तो वही निकाल रहा हूँ। तो प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईडी अपन निकालेंगे, तो इसमें एक ईडी आएगी एक से ज़्यादा, एक आपकी ईडी आएगी इससे एक के बराबर, और एक आपकी ईडी आएगी एक से कम। तीन तरह की निकलेगी, ठीक है। तो इसको तो बोलेंगे अपन लोचदार मांग, लोचदार मांग। इसको बोलेंगे अपन इकाई के बराबर, इकाई के बराबर, और इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेलोचदार, बेलोचदार मांग, ये इकाई के बराबर मांग। तो ये तीन चीज़ें होगी और इन तीन चीज़ों को मैं यहाँ पर आपके सामने अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला अपन लेंगे यहाँ पर लोचदार मांग, कि इस विधि से लोचदार मांग कैसे निकालते हैं। लोचदार मांग का मतलब आपका जो ईडी है वो एक से क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। इसको और बोलते हैं विपरीत दिशा में होने पर। ये तब होगा जब विपरीत दिशा होगी। अब विपरीत दिशा क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। विपरीत दिशा में होने पर, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, जो आपकी बुक के अंदर जो है वो एग्जाम्पल दे रखा है, और वो है बीकानेरी भुजिया का। आपकी बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे मैं कोई दूसरा भी ले सकता हूँ लेकिन ये ले रहा हूँ बीकानेरी भुजिया का, और आपको बताता हूँ कि इसमें जो आपकी प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि मांग की कीमत लोच है, वो एक से कम, एक से ज़्यादा क्यों है, ये एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा क्यों है, मतलब लोचदार मांग क्यों है। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल में ले लेते हैं सबसे पहले कीमत, फिर ले लेते हैं अपन यहाँ पर मांग, और यहाँ अपन ले लेते हैं कुल व्यय, ठीक है। और इसके साथ ये मांग मतलब प्राइस, डी मतलब डिमांड, और ये एक्सपेंस, ठीक है, टोटल एक्सपेंस। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये ब्लैक कलर ले लेते हैं। कीमत जो थी बीकानेरी भुजिया की पहले थी 90 रुपये पर किलो, कितने, 90 रुपये, ठीक है। जब 90 रुपये किलो इसकी कीमत थी तब इसकी मार्केट के अंदर डिमांड थी 400 किलो, ठीक है, जिसकी वजह से टोटल जो खर्चा होता था अपना वो होता था 36,000, यानी कि 36,000 रुपये का खर्च होता था। जब कीमत गिरकर इसकी 80 रुपये हो गई तो इसकी मांग जो है वो बढ़कर हो गई 500, मांग बढ़कर कितनी हो गई, 500 रुपये हो गई। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 5 को, तो ये हो गया आपके 40,000, 40,000 रुपये, ठीक है। यानी कि आपकी कीमत देखिए, कीमत क्या हो रही है, गिर रही है, और आपके कुल व्यय देखिए, कुल व्यय क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सर बढ़ कहाँ रहे हैं, पहले 36 थे 40 थे, तो बढ़ तो रहे हैं। कीमत देखिए, पहले 90 रुपये पर किलो था, अब कितना हो गया 80, तो कीमत गिर गई, ठीक है। खर्चे देखिए, पहले 36,000 के खर्चे थे और बाद में कितने हो गए 40,000 के, तो खर्चे क्या कर रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कीमत गिर रही है। तो इन कीमत के बीच में और कुल व्यय के बीच में संबंध कैसा है, विपरीत। कैसा संबंध है, विपरीत।
और जब भी कीमत के बीच में और कुल व्यय के बीच में विपरीत संबंध हो, यानी कि कीमत गिरे तो कुल व्यय बढ़े या कीमत बढ़े या कुल व्यय कम हो जाए, यानी कि विपरीत संबंध होना चाहिए आपकी कीमत और कुल व्यय के बीच में। जब कुल व्यय और कीमत के बीच में विपरीत संबंध होता है तो इसका मतलब आपकी लोचदार मांग है, यानी कि आपकी जो मांग की कीमत लोच है वो एक से ज़्यादा है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन अपना सेकंड पर। इकाई के बराबर यानी कि ED इक्वल टू 1। तो ये सेकंड है अपना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सेकंड है अपना इसमें, इस मेथड के अंदर इकाई के बराबर लोच। ठीक है, इकाई के बराबर लोच। अब इकाई के बराबर लोच का मतलब क्या हो गया? ED इक्वल टू 1। ऐसा कब होगा? जब कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं है, कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि जो आपके खर्चे मांग कीमत में चेंज होने से पहले थे वो खर्चे कीमत में परिवर्तन होने के बाद है टोटल एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब आपकी ED जो है वो 1 के बराबर है, यानी कि इकाई के बराबर लोच है। तो इसका एक एग्जाम्पल दे रखा आपकी बुक में, पानी की बोतल का, अपन वो ले लेते हैं। पानी की बोतल का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पर अपन ले लेते हैं कीमत उस बोतल की, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं मांग यानी कि D, यहाँ था अपना P, और यहाँ ले लेते हैं अपन कुल व्यय यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए, जब कीमत थी 10 रुपये पर बोतल, तब टोटल बोतल जो बिकती थी वो थी 400, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल खर्चा हो गया अपना 40,000। लेकिन जब कीमत गिर के 8 रुपये हुई तो आपकी बोतल की डिमांड जो है वो बढ़ के 500 हो गई, और अब भी देखिए टोटल खर्चा कितना हो गया? 40,000 रुपये। यहाँ देख सकते हैं आप कीमत कम हो रही है, यानी कि कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये देखिए कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए पहले भी कुल व्यय 40,000, अभी भी कुल व्यय कितने हैं? 40,000। इसका मतलब आपके कुल व्यय के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नो चेंज। और जब कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो इसकी मांग होती है इकाई के बराबर लोच। इकाई के बराबर लोच मतलब ED इक्वल टू 1। ED मतलब एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, यानी कि मांग की कीमत लोच 1 के बराबर होती है। ऐसा कब होगा? ध्यान रखना आप, जब आपकी कीमत बढ़े या घटे लेकिन कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। लास्ट अपना बचा है वो मैं बता देता हूँ, अगली स्लाइड ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये रही, ये स्लाइड ले लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, तो लास्ट जो अपना बचा है वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। सॉरी, ये थोड़ा सा सिस्टम जो है ना मेरे लिए नया है, ये वाला जो ये स्क्रीन पे पढ़ाने वाला, तो मुझे आजकल अभी आज ही स्टार्ट किया है रिकॉर्डेड वाला, तो फर्स्ट इसके अंदर तो समय लग रहा है, तो थोड़ा सा आप भी साथ दीजिए मेरा। लास्ट है अपनी बेलोचदार मांग, जैसा कि मैंने आपको 3 बताया था, तो बेलोचदार मांग, ठीक है। बेलोचदार मांग का मतलब है आपकी ED जो है वो 1 से क्या है? कम है। और ये कब होगा? जब एक ही दिशा में होगा। ऐसा कब होगा? जब एक ही दिशा में होने पर। अब एक ही दिशा में कैसे? आपकी बुक का ये एक एग्जाम्पल है नमक का, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। बुक का एग्जाम्पल है आपकी, कीमत लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया आपका मांग यानी कि D, ये हो गया आपकी P, और यहाँ पर ले लेते हैं कुल व्यय यानी कि टोटल एक्सपेंस, ठीक है। कीमत जब नमक की थी आपके 10 रुपये एक पैकेट की, तब आपके टोटल 100 पैकेट बिक जाते थे, और टोटल खर्चा कितना हो गया? ये खर्चा तो आपको साफ ही दिख रहा है, कितना हो गया? 1000 रुपये। और जब इसकी कीमत गिरकर 8 रुपये हुई तो इसकी मांग जो है वो बढ़कर 110 रुपये हो गई, तो अब आपका टोटल खर्चा देखिए कितना हो गया? 880 रुपये। अब यहाँ पर आप देखेंगे कीमत क्या हो रही है? कम। 10 थी 8 हो गई तो कीमत कम हो गई, और कुल व्यय भी क्या हो रहे हैं? कम। 1000 थे और कितने हो गए? 880। तो दोनों ही एक ही दिशा में, या तो कीमत गिर रही है,
खर्चे भी कम हो रहे हैं, कीमत कम हो रही है, खर्चे भी कम हो रहे हैं, कीमत बढ़ रही है और खर्चे भी बढ़ रहे हो। जब एक ही दिशा में काम करे तो इसका मतलब वो होती है बेलोचदार मांग, यानी कि ईडी हो गया एक से कम, है ना। तो ये चीज़ें थी। तो अब मैं एक बार वापस आपको बताता हूँ, शुरू से अपन चलेंगे। तो ये देखिए आप अब पढ़िए यहाँ पर, सॉरी वो डेफिनेशन वापस अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो वो डेफिनेशन क्या थी आपको अगर याद हो तो ये रही, देखिए। कुल व्यय विधि, कीमत में परिवर्तन होने से पहले के कुल व्यय, किसमें, कीमत में परिवर्तन होने से पहले के कुल व्यय और कीमत में परिवर्तन होने के बाद के कुल व्यय। दो है ना कुल व्यय यहाँ पर, एक तो कीमत में परिवर्तन होने के पहले के, ये कीमत में परिवर्तन होने से पहले के कुल व्यय अभी अपन पढ़ रहे थे, और कीमत में परिवर्तन होने के बाद के कुल व्यय। इनकी तुलना की जाती है इस विधि में। इसमें कुल व्यय बढ़ सकते हैं विपरीत दिशा में, ठीक है, और कुल व्यय घट सकते हैं और एक कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसके अंदर पहला अपन ने किया था, ये देखिए, ये फर्स्ट निकाल देता हूँ, सॉरी ये आगे आ गए अपन थोड़ा। ये देखिए लोचदार मांग। अब लोचदार मांग कब होती है, लोचदार मांग मैं कह रहा हूँ आपको, ये मेरे लिए थोड़ा सा सिस्टम नया है पूरा, पता नहीं क्लिक हो जाता है कई बार। हाँ, लोचदार मांग का मतलब होता है कि आपकी मांग जो है वो आपकी प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि मांग की कीमत लोच है वो एक से ज़्यादा होती है। वो एक से ज़्यादा कब होती है, जब विपरीत दिशा में संबंध होता है कीमत का और कुल व्यय का। कीमत अगर गिरे कुल व्यय बढ़े, कीमत बढ़े कुल व्यय घटे, यानी कि विपरीत संबंध होने पर हमेशा लोचदार मांग होगी और इसको विपरीत दिशा से आप याद रख सकते हैं। फिर अगला अगर सेकंड की बात करें तो आप देख सकते हैं इकाई के बराबर लोच। इसमें क्या होता है, आपकी कीमत में तो चेंज होता है, यानी कि कीमत गिरती और बढ़ती है, लेकिन आपके कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब आपकी जो ईडी है वो एक के बराबर है। इसका मतलब ईडी क्या है, एक के बराबर है, यानी कि इकाई के बराबर लोच हो गई और कुल व्यय में जब परिवर्तन नहीं होता है। और फिर अपने लास्ट किया थर्ड वाला, वो मैं बता देता हूँ आपको, ये रहा बेलोचदार मांग। और इसका मतलब बेलोचदार तब होती है जब एक ही दिशा में परिवर्तन हो, यानी कि कीमत गिरे तो कुल व्यय भी क्या हो, कम हो, और कीमत अगर बढ़े तो कुल व्यय भी बढ़े। तो इसको बोलते हैं एक ही दिशा में। और इस केस में जो है आपकी बेलोचदार मांग होती है, यानी कि आपकी जो मांग है, मांग की कीमत लोच है वो एक से क्या होती है, कम होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से, वेरी गुड आपको। और मैंने भी ये नया सिस्टम जो है वो लिया है आपके लिए खास करके, और ख़ास करके ये जो सिस्टम लिया है ये मैंने लिया है लाइव क्लासेस के लिए। अभी जैसे आपकी जो क्लास चल रही है वो कौन सी है, अभी रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। उसमें आपकी अकाउंट्स क्लास तो आज ही स्टार्ट हुई है, आप देख सकते हैं जाकर। लाइव सुबह अकाउंट्स की आती है 9 से 10 बजे आपकी लाइव क्लास आती है, लेकिन लाइव क्लास वही बच्चा ज्वाइन कर पाएगा। अभी तो सब कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं कर दूंगा उसमें कि वही बच्चा ज्वाइन कर पाएगा जिसने अपने चैनल की ले रखी है मेंबरशिप। अपने चैनल की मेंबरशिप जो है वो 199 रुपीज़ ओनली है और 199 रुपीज़ पर मंथ है। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें आप 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। पहला आप अकाउंट्स लाइव पढ़ पाएंगे, दूसरा आप इको लाइव पढ़ पाएंगे, और तीसरा आप बिजनेस स्टडी लाइव पढ़ पाएंगे। तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे अगर आप लाइव रोज़ 1 घंटा लगभग, तो आपकी जो है केवल खर्चा आ रहा है 199 रुपीज़ पर मंथ, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है। और अभी जो क्लासेस चला रहा हूँ वो RBSE बोर्ड की है, और आने वाले टाइम में CBSE बोर्ड की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास जैसे आज आपके पास आ रहा है लेक्चर नंबर 23 है शायद, ये धीरे धीरे आएंगे तो सही, लेकिन इनमें बहुत समय लगेगा, 2 दिन 3 दिन में एक आएगा, लेकिन लाइव क्लास डेली आएगी। और जो इसको ज्वाइन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमारे चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिखेगा होम पेज पर या सब्सक्राइब बटन के पास में, उस पर क्लिक करना है, एक विंडो खुलेगा, उस पर वापस ज्वाइन बटन लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है, फिर एक विंडो खुलेगा, उसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो चलेगा, लेकिन डेबिट कार्ड केवल वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड होना चाहिए, तभी उससे पेमेंट आप कर पाएंगे। और आप गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन गूगल पे से पेमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपके गूगल पे में पहले से ही पैसे हो, है ना। अगर नहीं है तो आप उस गूगल पे के अंदर जो है पेटीएम या फ़ोन पे वगैरह से जो है गूगल पे में पैसा पहले ऐड कर दीजिए, फिर अपना पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक, अच्छा,
और जो है अगर आपको और कुछ भी जानना है, लाइव क्लास में क्या होगा, आप जैसे ज्वाइन करेंगे, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, तो आपको एक बैज मिलेगा ऐसा जो आपके नाम के आगे हमेशा लगा रहेगा। वो आपके कमेंट को हमेशा हाईलाइट करेगा और उसका आंसर मैं सबसे पहले दूंगा। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपको लाइव क्लासेस के अंदर, तो आप लाइव क्लासेस ज़रूर अटेंड करें हमारी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्कूलों के कब खुलेगी, अभी मैंने भी बात करी स्कूलों में काफ़ी, तो कोई अंदाज़ा नहीं है कि स्कूल ओपन कब होंगे। इसीलिए अपनी स्टडी स्टार्ट कर लें, लाइव पढ़ें मेरे साथ। अकाउंट्स कल मिलते हैं 9 से 10 बजे, और बाकी सब्जेक्ट का भी टाइम जल्दी ही डिसाइड हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। गुड बाय, थैंक यू।